वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश स्टडी लवर्स। आज हम डिस्कस करेंगे द कॉल ऑफ द सॉइल बाय वेंकट अय्यर। वेंकट अय्यर born in 1966. Venkateshwaran Iyer is a science graduate and as a certified project management professional. He last worked with IBM in Mumbai as a project manager for software implementation. After 17 years in the IT industry, he quit in 2003 to live on his organic farm in Pet village in Dahanu Taluk, पालघर डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। दिस इज हिज फर्स्ट बुक। परिचय। कहानी मृदा की पुकार कहानी के बारे में है जो इंजीनियर वेंकटेश अय्यर के बारे में लिखी गई है। वह ऑर्गेनिक खेती के जरिए ऑर्गेनिक फूड लगाना चाहते थे। वह मुगरा नाम के एक किसान से मिला जिसने उसे सूरत में एक भूखंड खरीदने का सुझाव दिया। उन्होंने अपने हाथों से फसलें लगाई। फिर मुगरा ने उसे सुझाव दिया कि वह कीटनाशकों का उपयोग करे। वैज्ञानिक ने यह कहते हुए इनकार किया कि वह जैविक खाद्य उगाना चाहता है। उन्होंने कास्बी चावल के बारे में सीखा जो कम कीटनाशक है, इसलिए उन्होंने उसे उगाया। पात्र। लेखक वेंकटेश अय्यर जो बिना किसी रसायन का उपयोग किए चावल उगाना चाहते हैं। मोरू दादा लेखक के चाचा जो उनकी जमीन में मूंग उगाने के लिए जोर देते हैं और उनकी मदद करते हैं। बबन वह जो लेखक के साथ कसाबाई चावल के तलाश में यात्रा करता था। देवू हांडा पूर्व सरपंच। जीवन अनुवादक जिसने लेखक को उस बूढ़ी औरत के साथ संवाद करने में मदद की जिसने उसे कस्बाई चावल दिया था। लेखक की पहली फसल। अप्रैल 2004 में लेखक मूंग के घने हरे भरे खेत के बीच में खड़ा हो गया। लेखक के पैर मैले हो गए क्योंकि जमीन गीली थी। मैदान चीकू के पेड़ों से घिरा हुआ था और मूंग के पौधे लगभग 2 फीट लंबे थे और हरी फली लटक रही थी। लेखक खुश था कि फली लगभग पक चुकी थी और फसल के लिए अभी भी समय था। एक किसान और जमीन के मालिक के रूप में यह लेखक की पहली फसल थी। यह मोरू दादा ही थे जिन्होंने उन्हें जमीन दिलाई और लेखक के तैयार न होने पर भी मूंग दाल लगाने पर जोर दिया और यह पता लगाने की कोशिश की कि वे क्या बो सकते हैं। मोरू दादा ने उन्हें सूरज से बीज खरीदने की सलाह दी और इस तरह मोरू दादा की मदद से लेखक जमीन की जुताई करने के लिए एक ट्रैक्टर किराए पर लेकर सूरत गए और जल्दी से पूरे देश में मूंग लगा दी। कुछ दिनों बाद लेखक ने छोटे पौधे को बढ़ते हुए देखकर प्रसन्नता व्यक्त की। जैसे कि एक बच्चे के रूप में उन्होंने हिबिस्कस का पौधा लगाया था और पहली बार मुंबई के विले पार्ले में रेलवे क्वार्टर में इसे उगते हुए देखा था। लेखक मोरू दादा की सलाह से प्रसन्न हुआ। मोरू दादा ने कीटनाशकों के प्रयोग पर जोर दिया। मोरू दादा भी चाहते थे कि वह रसायनों का छिड़काव करे, लेकिन लेखक स्पष्ट था कि वह किसी भी कीटनाशकों का उपयोग नहीं करना चाहता था। यह सुनिश्चित करने में काफी समय लगा कि मोरू दादा ने रसायनों का उपयोग नहीं किया था। हालांकि वे वैसे भी नहीं समझते थे। सभी ने उन्हें बताया। उनके विपरीत प्रकृति ने अपना काम किया और सफल कटाई के लिए उन्हें किसी प्रसाद की आवश्यकता नहीं थी। जल्द ही यह फसल का समय था और वे 300 किलोग्राम इकट्ठा करने में कामयाब रहे। लेखक को अब यकीन हो गया था कि भूमि उपजाऊ है और प्राकृतिक रूप से फसलें उगाना संभव है। पहले वर्ष में उन्हें चावल की बुआई में थोड़ी सी देर हो गई और इस प्रकार उन्होंने अगले दिन थोड़ा जल्दी शुरू करने का फैसला किया और चावल की कुछ अच्छी पारंपरिक किस्मों को उगाने का प्रयास किया। लेखक ने अब सीखा कि चावल को उर्वरकों के उच्च इनपुट की आवश्यकता नहीं थी और वे काफी मजबूत थे जो कीटों का विरोध करते थे और इस प्रकार लेखक को पता था कि अब किस प्रकार का चावल उगाना है। पिछले वर्ष के अनुभव और कम उपज में उन्हें एक सबक सिखाया था और उन्हें अब यकीन था कि वे इस साल संकर नहीं लगाएंगे। लेखक ने कस्बाई के बारे में सीखा। अप्रैल 2005 में उन्होंने चावल की एक अच्छी किस्म को तलाश शुरू की जहां गांव के एक पड़ोसी ने सुझाव दिया कि उन्हें स्थानीय सुगंधित किस्म के चावल लगाने चाहिए। अधिकांश किसानों ने संकर किस्म को पसंद किया और युवा पीढ़ी ने सोचा कि लेखक प्राकृतिक किस्म के लिए पूछने के लिए पागल था। एक अच्छी पारंपरिक किस्म की तलाश में आसपास के गांवों में लेखक का नियमित दौरा सफल नहीं रहा। लेखक ने खोजने का एक अंतिम प्रयास करने का फैसला किया और बबन के पिता और कुछ अन्य बुजुर्गों के साथ बात की। कस्बाई से परिचित हो गए जो कि एक चावल की एक किस्म है। यह एक पारंपरिक लंबे दाने वाले चावल की किस्म है जिसमें एक विशिष्ट सुगंध होती है जो बासमती की तुलना में बहुत अधिक हल्की होती है। यह एक लंबी अवधि की फसल है। ज्यादातर बड़े लोग इसे साल में पहले उगाते थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसे इसके बीज कहाँ मिलेंगे। इस पारंपरिक बीज के बारे में कहानियों ने लेखक को इसे किसी भी तरह खोजने के लिए और अधिक दृढ़ बना दिया। लेखक इस मामले के लिए कृषि अधिकारी के पास भी गए, लेकिन पता चला कि उन्हें इस बारे में पता नहीं था। अधिकारी ने कई संकर नाम लिए और यहाँ तक कि परीक्षण के लिए कुछ मुफ्त देने की पेशकश भी की। लेखक ने इसे समय की बर्बादी पाया और अगले गंतव्य पर चला गया। लेखक कस्बाई को खोजने के लिए आशान्वित थे। लेखक कासा के आदिवासी महामंडल में गया जो सरकार की ओर से आदिवासी ग्रामीणों से चावल खरीदता है। उन्होंने कस्बाई को नहीं बेचा, लेकिन प्रभारी अधिकारी को इसकी जानकारी थी और इन्हें याद आया कि कुछ साल पहले कस्बाई को उन्हें बेचा गया था। जब लेखक और बबन धनवारी गए तो वे देवू हांडा की खोज कर रहे थे
और उन्हें एक दूसरे बूढ़े व्यक्ति के रूप में अपने घर के बाहर एक चारपाई पर बैठे हुए पाया, जो एक पूर्व सरपंच निकला। उसके पास 1 एकड़ जमीन और एक बड़ा घर और एक बड़ा परिवार था। लेखक ने उन्हें कुछ उपहार दिए और कस्बाई के बारे में बात की। पूर्व सरपंच ने उन्हें बताया कि एक बार पूरे गांव में कस्बाई उगाई जाती थी और गांव में सभी एक ही चावल पकाते थे, लेकिन अब हर कोई संकर किस्म में स्थानांतरित हो गया है क्योंकि उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था। किसान कस्बाई के बजाय दूसरी फसल उगाने के लिए आश्वस्त थे क्योंकि इसमें लंबा समय लगता था। संकरों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता था जिसमें कम समय लगता था और इससे पहले किया जा सकता था। लेखक यह जानने के लिए उत्सुक थे कि अगर वे उन्हें दुखी करते हैं तो वे हाइब्रिड में क्यों स्थानांतरित हो गए। पूर्व पंचायत ने समझाया कि चूंकि उनके पास कोई बाढ़ नहीं थी और एक बार फसल खत्म हो जाने के बाद मवेशियों को खेतों में छोड़ दिया जाता था, कस्बाई मवेशियों के लिए एक इलाज बन जाती थी। समुदाय के साथ जाना बेहतर है। संकरों को अधिक पानी, उर्वरकों और कीटनाशकों की आवश्यकता होती है, जैसे कि इस नई किस्म में रसायनों के लिए असंख्य क्षमता थी। दूसरी ओर कस्बाई बाढ़ को भी संभाल सकती थी। लेखक को आखिरकार कस्बाई चावल मिल जाता है। लेखक ने अपनी यात्रा के कारण का खुलासा किया और सीखा कि केवल असरवारी नामक अगले गांव में पहाड़ों की तलहटी में एक गांव में आदिवासियों ने इसे उगाया। वहां उन्होंने सरपंच से संवाद करने में मदद करने के लिए कहा क्योंकि वे स्थानीय भाषा से बहुत परिचित नहीं थे। उन्हें जीवन द्वारा सहायता प्रदान की गई, जो उन्हें बोरीपाड़ा के एक नींद वाले गांव छोटी बस्ती में ले गए। वहां उनकी मुलाकात एक बूढ़ी औरत से हुई जिसके पास वह चावल था जिसकी वे लंबे समय से तलाश कर रहे थे। लेखक को सीधा चेहरा रखने की कठिनाई होती थी क्योंकि वह अपने खुशी को अंदर नहीं रख सकता था और वह उसे गले लगाना चाहता था। उन्होंने उससे 100 रुपए में चावल की एक टोकरी खरीदी। बूढ़ी औरत की जगह छोड़ते हुए उन्होंने महसूस किया कि भारत के असली लोग सारी हलचल से दूर एक अज्ञात पहाड़ी के तलहटी में रहते हैं। ये उस तरह के लोग हैं जिन्होंने हमारी भूमि की समृद्ध जैव विविधता पर कब्जा कर रखा था, जिसकी किसी को परवाह नहीं थी। वे संकरों के बारे में नहीं जानते थे और उन्होंने अपने चावल उगाए और जो मिला वह खा लिया। उस बूढ़ी औरत ने शायद बोरीपाड़ा को कभी नहीं छोड़ा था और उसकी दुनिया प्रदूषित रही और इसके लिए वे आभारी थी। उपशीर्षक चावल की सुगंध में सुगंध शब्द का पाठ के संदर्भ में लेखक के लिए सुगंध या इत्र के सामान्य अर्थ से गहरा अर्थ है, क्योंकि वह कस्बाई चावल की परंपरा को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहा था, जिसे हर कोई सहमत एक आकर्षक सुगंध थी। आधुनिक किसान परंपराओं को भूल रहे हैं और संकरों के शिकार हो गए हैं। प्राकृतिक सुगंध यानी कसाबाई के स्वाद ने लेखक को प्रगति से प्रभावित वास्तविक भारत की ओर खींचा था। उनकी खोज के लिए सुगंध काफी हद तक जिम्मेदार थी। लेखक जैविक के महत्व को उजागर करना चाहते थे और इसे संरक्षित करना क्यों महत्वपूर्ण है, और यह आदिवासी है जो इसे एक महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं मानते हुए भी संरक्षित करने में मदद करते हैं।